students, hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 3. Students, second year टेक्स्ट बुक्स हमारे पास नेक्स्ट बुक फाउंडेशन की है। पेज हमारा जो हम टीच करेंगे वो 26 से 32 होगा। चैप्टर यूनिट जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ फेजेस होंगे। सोर्स रिक्वायर्ड जो है उसमें हम टेक्स्ट बुक और इंटरनेट की मदद लेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट बुक को हम यूज़ कर रहे हैं पिक्चर राइट साइड पे मौजूद है और साथ कुछ इंटरनेट की जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम इंटरनेट से भी थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं वो कुछ नीचे उनकी लिखी हुई है कि प्लानिंग है, फिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स है, एनालिसिस है, नीचे आप देखें डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस अप टू सो। तो एफसेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो वीक है वो वीक 5 बनता है, लेकिन क्योंकि लेक्चर 3 है तो मैं इसे वीक 3 कह देता हूँ। ये हमारे पास असाइनमेंट है जो कि आपको एंड पर मौजूद रहेगी। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारा जो आज का टॉपिक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पिछले में बात कर ली थी लेक्चर के अंदर कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा लाइफ साइकिल है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का पूरा साइकिल को रन करते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से रन होगा, कितनी रन होगा और हमने किन से फेजेस को कितनी बार से जो है वो मूव ऑन करना है। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि हमारे पास फ्लो प्रोसेस है, डिफाइन द कोर स्टेजेस एंड एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट साइकिल। हमारे पास जितनी भी उसकी स्टेजेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं किसी भी साइकिल की, या फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ परफॉर्म एट ईच स्टेज, ऐसा फ्रेमवर्क जो हर स्टेज के पर आपको एक्टिविटीज़ बता रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो SDLC हमारे पास क्या है, इट इज़ यूज बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको डिज़ाइन करना, डेवलप बनाना और उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मेन एम होता है आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बना के देना ताकि कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, जो कंज्यूमर आपसे रिक्वायर करता है उसकी नीड्स फुलफिल हो जाए। System analysis can use it designer and develop to plan and implement the application and deliver the system on or products on time and within budget। ज़ाहिर सी बात है कस्टमर आपके पास आता है तो एक स्पेसिफिक बजट लेके आएगा कि मुझे इतने बजट के अंदर ये चीज़ बना के देनी है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए यार कि मुझे सिस्टम एनालिसिस का काम है, वो सिस्टम को यूज़ करेगा डिज़ाइनर और डेवलप उसको प्लान और इम्प्लीमेंट करेंगे और आपने उस सारी चीज़ों को कस्टमर के बजट के अंदर ही रखनी है। तो ये ईजी टास्क कभी भी नहीं होता, डेफिनेटली इसमें बार बार चीज़ें चेंज होती हैं, माइंड शार्प हो जाता है। उसके अलावा आपका हेडेक रूटीन रहती है, बार बार चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो ये मल्टीपल काम है और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मंथली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ ईयरली प्रोजेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर आप सारी सर्कल देखें तो आप देखें कि इसके अंदर आपको कुछ 7-8 फेजेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन करते हैं, ये टॉप पर देखें जहाँ पे एरो में मूव कर रहा हूँ। फिर हम उस प्रोजेक्ट के मुताबिक रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। फिर हम एनालाइज करते हैं कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उसके अंदर हम क्या का काम कर सकते हैं। फिर उन जो लाइव इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेस हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। फिर डिज़ाइन से हम उसको डेवलप बनाते हैं, बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद उसकी डिप्लॉयमेंट करने हैं, एंड के बाद हम उससे मेंटेनेंस करते हैं। और इस तरह ये पूरा एक जो सर्कल ऐसे चलता है। इस पूरे सर्कल को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। अब बारी बारी हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेजेस कैसे वर्क करते हैं। तो फेजेस आपके सामने मौजूद है। अब प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कह रहा है, ये वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है ये आपके पास SDLC के अंदर होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना स्कोप चेक करते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन देखते हैं, क्या हमारे पास सोल्यूशन आ भी जाएगा। हो सकता है कस्टमर मेरे पास आए और मुझे कहे जी मुझे हवा में घर बनाना है, तो हम देखिए वैसी बात कर रहे हैं जिसके अंदर जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो ऐसा पॉइंट जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो बंदा कह रहा है वो मुमकिन ही नहीं है, हम वहीं कह देंगे भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और अगर वो कहे नहीं मुझे घर ज़मीन पे बनाना है, रास्ता बनाना है, तो वो मुमकिन है, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये वहाँ पे भी बात कर रहा है कि उसका स्कोप क्या है और वो काम हो भी सकता है नहीं हो सकता। आफ्टर प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन के अंदर अगर आप देखें इस स्टेज के अंदर आपने टाइम चेक करना है। अगर आप वो काम कर रहे हैं ठीक है काम हो सकता है, फिर इसमें कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, कितना टाइम तक आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनिशियलाइजेशन के अंदर आपको नीड हो जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने कहा थी कि मुझे एक प्रोजेक्ट 2 महीनों के लिए चाहिए, लेकिन 2 महीने बाद प्रोजेक्ट को कमल नहीं होता, तो वो डेवलपर से कहता है ठीक है जी आप 15 दिन और ले लें। तो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी कॉस्ट को
टाइम को बढ़ा सकते हैं, बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं, डेडलाइन को बढ़ा सकते हैं। अगर वो काम पे मुकम्मल नहीं होते तो आप क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप उस चीज़ को एक्सटेंड कर लेते हैं। वो बात यहाँ पे मेंशन है। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने लास्ट वीक में भी एक पिक्चर आपको दिखाई थी कि कस्टमर क्या मांग रहा होता है, वो दरख्त के साथ एक टायर लटका हुआ था, और कस्टमर और डेवलपर समझता क्या। अगर ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करेंगी तो कभी भी आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कस्टमर के साथ प्रॉपरली अपनी अंडरस्टैंडिंग वे रखनी है कि मैंने जो चीज़ बनानी है वो वही हो जो वो कर सकता है। और इसे हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं उसके साथ, सर्वे कर सकते हैं, उस तरह की एप्लीकेशन दिखा सकते हैं, इंटरफेस का एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसको एक ऐसा डिज़ाइन बना कर देना जैसा वो चाह रहा है, उस तरह के डिज़ाइन बना कर दे सकते हैं, डायग्राम की शक्ल में दे सकते हैं, ग्रुप्स में हो सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है। तो ये कुछ ब्रेन ऑब्जर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाने की रिक्वायरमेंट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ बननी चाहिए। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हु विल यूज़ अ सिस्टम, कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, कब इस्तेमाल करेगा, उसकी फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितने ऐसे मॉड्यूल हैं जो फंक्शनिंग है। अगर मैं फेसबुक एग्जांपल लूँ तो आप देखें लॉगिन का पूरा फंक्शन है, साइनअप का पूरा फंक्शन है। नॉन फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी आप देख नहीं सकते लेकिन बैकएंड पे मौजूद है। रिलायबिलिटी क्या है, उसकी मेंटेनेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें यूज़ होती हैं। उसके बाद कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ मैंने पहले बता दिया, हम इंटरव्यू लेंगे, वर्कशॉप होगा, उसके बाद कंडक्टिंग वर्कशॉप एक्सेट्रा। तो हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, वर्कशॉप हो सकती है हमारे पास, ग्रुप फोकस ऑब्जर्वेशन, सारी बातें मैं पहले आपको गाइड करके आ चुका हूँ कि किस तरह से आप जो है वो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कंडक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला फेज हमारे पास एनालिसिस का। नाम से ज़ाहिर है कि हमने अब जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो चुकी है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्यों करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की और कौन सी नहीं है। हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जो काम की हो ही ना, तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। एनालाइज के फेज में ये सारा काम होगा। आप देख सकते हैं कि एनालाइज फेज इज वेयर यू ब्रेक डाउन द डिलीवरेबल इन द हाई लेवल प्रोजेक्ट ट्रैक्टर इनटू द मोर डिटेल बिजनेस रिक्वायरमेंट। कि हमने इसके अंदर ये चेक करना है कि जितनी डिटेल ले सकते हैं उतनी ले लें। फिर एनालाइज फेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल आइडेंटिफाई द ओवरऑल डायरेक्शन। हमें टोटल एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को, ये स्ट्रेटजी किस तरह लेके चलना है, कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड द बिजनेस सीट, हमें पता चल जाता है अच्छा ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत नहीं है। गैदर एनालाइज वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन, ये एनालाइजेशन कर ली, गैदर कर लिया और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है। डिफाइन द रिक्वायरमेंट प्रोटोटाइप फॉर द न्यू सिस्टम, हमने अपनी रिक्वायरमेंट को सेट कर लिया। एवेलुएट द अल्टरनेटिव एंड प्रिसाइज द रिक्वायरमेंट, आपने अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दे दी कि इस रिक्वायरमेंट को हम टॉप पे रखेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्जामिंग द इन्फॉर्मेशन नीड, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल यूज़र की नीड क्या है ताकि उसके मुताबिक काम करें। और एक SRS डॉक्यूमेंट बनता है एनालाइज के अंदर, ये आप यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जाकर डिटेल से सीखेंगे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक बनता है जिसके अंदर एनालाइजेशन होती है पूरी सॉफ्टवेयर की कि इस सॉफ्टवेयर कैसे बनना है और कैसे इसमें वर्कआउट होना है। तो SRS फेज के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा होता है कि स्पेसिफाई द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंक्शनल एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ दिस फेज। कि आपको उसकी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फंक्शनल एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर्ड होती है उस फेज की। In this, every achievable requirement is analyzed and documented as software requirement specification और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप SRS को देखें और FRS को देखें तो दोनों में यही बात कर रहा है कि इन दिस एवरी अचीवेबल रिक्वायरमेंट एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन, यानी कि SRS और FRS। इफेक्टिवली मीन मैनेजेबल है, हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं कौन सा जो है हमारे पास जो है फंक्शन ज़रूरी है, कौन सा हमारे पास फंक्शन ज़रूरी नहीं है, और हम किस तरह से उसको मेजॉरिटी अपनी फेजेस को मज़ीद जो है वैलिब्रेट जो है वो कर सकते हैं। इन मैनी केसेस अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालाइज कैन बी कैरिड आउट एट द सेम टाइम। कह रहा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं वो एनालाइज करते हैं, वो दोनों एट अ टाइम सेम टाइम पे भी हो जाती है। तो हमने एनालाइज फेज में सीखना ये होता है कि जो आपने गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की है वो गैदर इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होता है आपको फ़ायदा बन है कि आपने जब आप उसने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया तो उस गैदर करने के बाद क्या आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर है तो उसको प्रायोरिटी दे दें, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको फिर आप डाउनवर्ड लेके आ सकते हैं। डिज़ाइन, नेक्स्ट फेज हमारा है डिज़ाइन। डिज़ाइन नाम से ज़ाहिर है, जब हमने गैदर कर ली तो अब हमें डिज़ाइन करें। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आपने यूज़र के साथ कैसा इंटरेक्शन करना है, ये आपने देखना होता है।
सो सिस्टम दिस इज अ स्टेज स्टेट हाउ द अचीव व्हाट इज नीडेड, हमने क्या बनाना था और क्या बना रहे हैं। एसआरएस के अंदर हम ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास सिस्टम प्लान होता है, उसके हम डिटेल सेट देते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं, प्रिपेयर अ डिज़ाइन और नेटवर्क, हम उसका प्रॉपर डिज़ाइन बना के देते हैं जिसमें नेटवर्क होती है, डेटाबेस होते हैं, उससे टेक्निकल आर्किटेक्ट जो होते हैं वो प्रॉपर उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं और उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी होती है। तो ये सारी स्टेप्स जो हैं ये मैंने यहाँ मेंशन किया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो सीखने की यहाँ पे जो बात है वो क्या है कि एनालाइज फेज़ के बाद हमारा कौन सा फेज़ आएगा, डिज़ाइन फेज़ आएगा। और डिज़ाइन फेज़ हमारे पास क्या कहता है कि आपने वो वाले काम करने हैं इसके अंदर जिसके अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एनालाइज किया उसको आप क्या कर दें, डिज़ाइन वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड के मुताबिक। अब देखें डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ अगर आप देखें तो डेवलपमेंट फेज़ आपको ये कहता है कि हमारे पास जब आपने डिज़ाइन करने के बाद कोडिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो आपने कोडिंग करनी है उसको डेवलपमेंट फेज़ कहते हैं। डेवलपमेंट फेज़ में आप क्या करेंगे, जिस लॉजिक के पास पे बात करनी है, कौन सा हमारे पास टॉपिक हो सकता है, किस पॉइंट किस लैंग्वेज पे आपने काम करना है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिस पे आप काम करेंगे तो आपके पास है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन परफॉर्म होगी। आपने किस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो यूज़ करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा है, कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसके ऊपर आपका जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है वो इजीली रन हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ में लिखे मैं टेकिंग ऑल द डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिज़ाइन फेज एंड ट्रांसफॉर्मेटिंग देम इनटू द एक्चुअल सिस्टम। बिल्ड एंड टेक्निकल आर्किटेक्चर, टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें, अपने डेटाबेस और प्रोग्राम डिज़ाइन करें। बिल्ड व्हाट इज नीडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल वर्क बिगिंस, रियल काम करें, और बिल्ड व्हाट इज नीडेड, क्या काम आपने करना है वो चीज़ आपने करनी है। डेवलपर स्टार्ट टू कोड एज पर रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर डिजाइन, ये टॉपिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर सिर्फ वही कोडिंग करे जो उसको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा की तरफ से काम नहीं कर सकता, उसकी ना इसको पेमेंट मिलेगी ना कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा। और अलॉन्ग विद द कोडिंग, अपनी कोडिंग के साथ साथ अपनी बाकी चीज़ों को भी साथ साथ रखना है। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस को बड़ा अट्रैक्टिव बनाएं ताकि फ्रंट एंड डेवलपर और यूजर दोनों के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो रहे। अलॉन्ग विद कोडिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपर टू डेवलप यूनिट टेस्ट फॉर देयर मॉड्यूल, हर यूनिट मॉड्यूल का एक टेस्ट बना दें ताकि वो यूज़र जो है वो इन टेस्टों के ऊपर काम करके डिप्लॉय कर सके और साथ जो है उसका एग्जीक्यूशन उसकी आसानी से हो सके। डेवलपमेंट करने के बाद अगला फेस ऑफ टेस्टिंग है। नाम ज़ाहिर है, जब एक चीज़ बन जाती है उसकी आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ यूज़र ने मांगी थी और हमने जो बनाई का वही बना है। अगर वो नहीं बना तो दोबारा से डेवलपमेंट में जाएँ और फिर जाकर उसमें कोडिंग आपको चेंज करें। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास दिस स्टेज के अंदर आपके पास क्वालिटी चेक हो रही है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी कंप्यूटर ऑन होता है, कितनी जल्दी वो सॉफ्टवेयर रन होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कितना जल्दी वो वर्कआउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फैक्टर करनी है कि प्रोवाइड द कंडीशन एंड परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ सिस्टम, कि आपने टेस्ट कंडीशन और टेस्टिंग करनी है उस सिस्टम की। इस स्टेज के अंदर आपने वैलिडेट करना है अपनी एप्लीकेशन को कि आप कौन सी है, यूज़र रिक्वायरमेंट आपने चेक करनी है। ड्यूरिंग टेस्ट केस एग्जीक्यूशन जो है ऑल द एरर फाउंड, अगर कोई एरर आ रहा है उसको रिपोर्ट करें ताकि जो डेवलपर उसको दोबारा ठीक कर सके। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि टेस्टर और डेवलपर की हमेशा लड़ाई रहती है, क्योंकि टेस्टर कहता है ये गलत है, डेवलपर कहता नहीं है ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे गलतियाँ निकालती हैं। और एंड पे अगेन जब आप टेस्ट कर लें तो अगेन उसको जो है वो डेवलपर को रिपोर्ट कर दें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली जो है वो ओके है या ओके नहीं है। फिर डिप्लॉयमेंट करनी है। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि यूज़र को डिटेल इन्फॉर्मेशन है। डिप्लॉयमेंट का ज़्यादातर आजकल तो यूज़ नहीं होता, लेकिन वैसे अगर आप टॉपिक में अगर आप उसके मुताबिक देखें तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने यूज़र को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसने क्या करना होता है कि वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देगा। अच्छा आपके इतने मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल में ये काम हो रहा है, इस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म होगा, ये फंक्शन ऐसे परफॉर्म होगा। जिस तरह आप समझ लें कि जब भी आप एक नई गाड़ी लेते हैं या कोई नई चीज़ लेते हैं तो आपको सारी मैनुअल बुक मिलती है। अब नए मोबाइल फ़ोन आपको मैनुअल बुक मिलती है लेकिन मैनुअल बुक कोई पढ़ता नहीं है। सेम लाइफ डिप्लॉयमेंट का भी काम होता है कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर बनती है, किताब बनती है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, हर बंदा ग्राफिक को देख के या डिज़ाइन को देख के समझता है कि आपने कैसे जो है वो काम करना है, लेकिन कोर्स का हिस्सा तो हमने इसको साथ रीड करना है। बाकी पॉइंट्स लिखिए, आप रीड कर सकते हैं। इन केस ऑफ इशू आप पूछ सकते हैं। लास्ट है हमारे पास मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस सिस्टम में कोई फंक्शन है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, सिस्टम के एरर को फिक्स कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग करनी है सिस्टम की। याद रखें कि जो टेस्टिंग होती है वो दोनों साइड होती है, यूज़र साइड और डेवलपर साइड। तो जब डेवलपर से टेस्टिंग हो जाती है फिर यूज़र साइड टेस्टिंग होती है। यूज़र साइड टेस्टिंग जो है वो किस तरह से होती है कि जब एक स्टेज के अंदर आप देखें तो ट्यूनिंग होती है, तो वंस द बिल्ड इज डेवलप टू प्रोडक्ट इन्वायरमेंट एनी इशूज दैट द रियल यूज़र फेस आर कंसिडर्ड एज पोस्ट प्रोडक्शन इशूज़। द पोस्ट प्रोडक्शन इशूज़ आर एड्रेस एंड रिजॉल्व बाय द इंटरनल मैटर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। आपने किस तरह भी कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई भी इश्यूज़ हैं उसको आपने डेवलपमेंट देखनी है। आपने एंड हेल्प डेस्क को रिपोर्ट कर सकते हैं और बाकी अपने यूज़र को या जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिपोर्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इशू। अगर बाद में भी आप उसमें कुछ चेंजिंग कराना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं।
क्यों ज़रूरी होता है सिस्टम लाइफ साइकिल, उसमें क्वालिटी नाश होती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है और उसके अंदर हम उसको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था आज का, इसमें आप देख लें, सिंपल से कुछ पॉइंट्स देखें वो आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।